Hello everyone. In this lecture, we will continue the magnetohydrodynamics. In the last lecture, we have discussed the principle of Faraday's law, magnetohydrodynamics, which is based on Faraday's law of electromagnetic induction. What is Faraday law? When a conductor and a magnetic field moves relative to each other, then the voltage is induced in the conductor, which results in flow of current across the टर्मिनल। तो दोनों में से कोई भी कंडक्टर या इधर कंडक्टर इसमें मूव कर रहा है या फिर मैग्नेटिक फील्ड मूव कर रहा है, तो क्या होगा, कंडक्टर में करंट यहाँ पे प्रोड्यूस हो जाती है। इसी के प्रिंसिपल पे बेस्ड होते हैं जो कन्वेंशनल इलेक्ट्रिक जनरेटर हैं, दिस इज एसी एंड दिस इज डीसी। तो इसमें क्या करते हैं, कंडक्टर को एक कॉइल बना देते हैं और उस कॉइल को रोटेट कराते हैं विद द हेल्प ऑफ ए टरबाइन, आइदर स्टीम टरबाइन, गैस टरबाइन, हाइड्रोलिक टरबाइन और एन इंजन विच कैन बी ए डीजल इंजन। और इसको मूव करा के जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है यहाँ पे, वो उसको अगर उसकी जो डायरेक्शन है वो चेंज होती है तो मींस एसी मिल रहा है, और इसमें स्प्लिट रिंग लगा के उसकी डायरेक्शन को एक ही डायरेक्शन में कांस्टेंट रखते हैं तो हमें डीसी करंट मिल जाता है। ठीक है, तो इस प्रिंसिपल पे बेस्ड होते हैं कन्वेंशनल इलेक्ट्रिक जनरेटर। अब माइक्रो मैग्नेटो हाइड्रोडायनेमिक्स एमएचडी में क्या करते हैं कि ये जो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड तो एज इट इज रहेगा, यहाँ पे एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करने के लिए दो मैग्नेट्स लगी होंगी नॉर्थ साउथ, और उसके बीच में जो कंडक्टर है वो यहाँ पे कॉइल है और वो रोटेट कर रही है। इसकी जगह पे हम क्या कर देते हैं, यहाँ पे इस कॉइल की जगह पे हम एक गैस का यूज करते हैं और उसको फ्लो कराते हैं एक ही डायरेक्शन। ठीक है, लेकिन यहाँ पे सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है कि गैस कब से कंडक्टिंग होने लगी, क्योंकि हमें तो मैग्नेटिक फील्ड में किसी कंडक्टिंग मटेरियल को मूव कराना है, आइदर कॉपर, एल्यूमिनियम, इस तरह के मटेरियल जो कंडक्टर हैं जिनकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी बहुत अच्छी है। लेकिन मैग्नेटो हाइड्रोडायनेमिक्स एमएचडी में क्या करते हैं कि वहां उस मैग्नेटिक फील्ड में किसी गैस को मूव कराते हैं, किसी गैस को फ्लो कराते हैं। फ्लो कराना मतलब मूव ही करेगी वो, तो किसी गैस को फ्लो कराते हैं, लेकिन गैस जो है वो तो कंडक्टिव होती नहीं। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, गैस को पहले कंडक्टिव बनाते हैं। कैसे बनाते हैं, गैस को बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर तक हीट करते हैं। कब तक हीट करते हैं, जब तक कि उसमें से इलेक्ट्रॉन्स बाहर आना शुरू नहीं हो जाते, फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो है वो बाहर आना शुरू नहीं हो जाते। जैसे हम उसको हीट करते रहते हैं, इलेक्ट्रॉन्स की जो एनर्जी है वो इंक्रीज होती रहती है, होती रहती है, और एक पॉइंट पे जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो अपनी ऑर्बिट से निकल के बाहर आने लगते हैं। उसको बोलते हैं आयोनाइज्ड गैस या प्लाज्मा, आयोनाइज्ड गैस या प्लाज्मा। और जब ये आयोनाइज्ड गैस प्रोड्यूस हो जाती है, बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर चाहिए इसके लिए, लगभग ग्रेटर देन 3000 डिग्री सेल्सियस। तो जब इतना टेम्परेचर देके हम किसी गैस को आयोनाइज कर देते हैं, उसमें जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो बाहर निकल आते हैं और जो पॉजिटिव चार्ज उसमें बचता है दैट इज आयंस, तो आयोनाइज्ड गैस जो बन जाती है, तो फिर वो जब इलेक्ट्रॉन बाहर आके तो इलेक्ट्रॉन फ्लो होने लगेंगे, तो फिर वो एक कंडक्टिव गैस की तरह या कंडक्टिव फ्लूइड की तरह बिहेव करने लगती है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि गैस को कंडक्टिव बनाने के लिए हमें उसको बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर तक लेके जाना होता है, बहुत ज्यादा उसमें हीट ऐड करनी होती है ताकि वो जो गैस है वो आयनाइज्ड फॉर्म में आ जाए। जब गैस आयनाइज्ड फॉर्म में या प्लाज्मा की फॉर्म में आ जाएगी तभी वो कंडक्टिव हो जाएगी। तो इस तरह से हम उस किसी भी गैस को कंडक्टिव बनाते हैं और फिर उसे नोजल की हेल्प से मूव करा देते हैं, नोजल की हेल्प से फ्लो करा देते हैं। ठीक है, तो क्या है प्रिंसिपल एमएचडी जनरेटर का, ए कंडक्टिंग फ्लूइड फ्लोज थ्रू ए ट्रांसवर्स मैग्नेटिक फील्ड इन ए चैनल और डक्ट। तो यहाँ पे क्या करते हैं, जैसे ये मैग्नेट है, इस मैग्नेट को कंटिन्यूसली बहुत बड़ी डक्ट के फॉर्म में बना देते हैं। जैसे इस डायग्राम में हम देख सकते हैं, जो व्हाइट कलर में यहाँ पे दिख रही है, लाइट कलर में, ये क्या है, मैग्नेट्स हैं। ये दोनों जो हैं वो मैग्नेट्स हैं, और ये मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे फ्लो हो रहा है। ये दिस इज नॉर्थ साइड, दिस इज साउथ साइड, एंड मैग्नेटिक फील्ड फ्लोज थ्रू नॉर्थ टू साउथ। तो इसमें जो है वो मैग्नेटिक फील्ड है, और इस मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, ये ट्रांसफर डायरेक्शन में, जो ये वर्किंग फ्लूइड है आयोनाइज्ड गैस, ये फ्लो करा देते हैं डक्ट में। ठीक है, तो इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जब ये कंटिन्यूसली फ्लो होती रहेगी
तो जब इसमें से इलेक्ट्रॉन सेपरेट हो जाएंगे तो ऊपर और नीचे के टाइप में क्या लगा देंगे, 2 इलेक्ट्रोड लगा देंगे उन इलेक्ट्रॉन्स को और पॉजिटिव चार्ज को कलेक्ट करने के लिए। तो जब गैस यहाँ से फ्लो होगी तो जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो एक एक इलेक्ट्रोड पे यानी कि कैथोड वाले इलेक्ट्रोड पे जाके जमा हो जाएंगे, और जो पॉजिटिव आयंस है वो एनोड पे जाके इकट्ठे हो जाएंगे। अब ये जो इलेक्ट्रॉन्स है वो एनोड की तरफ जाना चाहते हैं तो उसको हम एक एक्सटर्नल सर्किट प्रोवाइड कर देंगे जहां से वो इलेक्ट्रॉन फ्लो होके एनोड कैथोड से एनोड की तरफ जाने लगेंगे। एंड द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज नोन एज द फ्लो ऑफ करंट। तो इलेक्ट्रॉन देखेंगे तो कैथोड से एनोड की तरफ यहाँ पे फ्लो हो रहे हैं, और जो इलेक्ट्रिक करंट है वो एनोड से कैथोड की तरफ फ्लो होने लगेगी। अब देखिए जो आर्मेचर है, जो कॉइल है कंडक्टर में, जो इलेक्ट्रिक जनरेटर में जो हमने कॉइल बनाई थी जो कंटिन्यूसली रोटेट हो रही थी, तो कंटिन्यूसली रोटेट होने की वजह से उसमें जो कंडक्टर कॉइल थी ए बी और सी डी, उनकी डायरेक्शन हर हाफ रिवॉल्यूशन में चेंज हो रही थी। अब चूंकि उनकी डायरेक्शन चेंज हो रही थी तो राइट हैंड थंब रूल के हिसाब से उसमें करंट की डायरेक्शन भी चेंज होती रहती है। अगर कोई कंडक्टर कंटिन्यूअसली एक ही डायरेक्शन में मूव करेगा तो करंट की डायरेक्शन चेंज ही नहीं होगी। और यहाँ पे भी जो गैस है वो कंटिन्यूअसली एक ही डायरेक्शन में मूव कर रही है, कंटिन्यूअसली एक ही डायरेक्शन में मूव कर रही है, तो जो करंट की डायरेक्शन है वो भी चेंज नहीं हो रही है। इसलिए यहाँ पे हमें जो करंट मिल रही है वो कौन सी होगी, डीसी करंट होगी, क्योंकि करंट की जो डायरेक्शन है वो चेंज नहीं हो रही है। इसी वजह से यहाँ पे जो करंट हमें मिलती है वो होती है डीसी करंट। ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड में किसी कंडक्टिव फ्लूइड या आयोनाइज्ड गैस को हम फ्लो करा देते हैं, और उसकी वजह से जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कैथोड पे आ जाते हैं, जो आयंस है वो एनोड पे चले जाते हैं, और फिर कैथोड से एनोड की तरफ इलेक्ट्रॉन्स को फ्लो करा देते हैं थ्रू एन इलेक्ट्रिक सर्किट। ठीक है, अब ये जो तीनों चीजें हैं इनकी डायरेक्शन पे ध्यान देना। ये जो तीनों चीजें हैं वो परपेंडिकुलर होनी चाहिए। देखिए जैसे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये है, और जो कंडक्टिंग फ्लूइड फ्लो हो रहा है उसकी डायरेक्शन ये है, इसके परपेंडिकुलर ट्रांसवर्स डायरेक्शन में। ठीक है, तो दो डायरेक्शन तो ये हो गई, ये तो हो गई फ्लूइड की फ्लो होने की डायरेक्शन, और ये होगी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। तो हमें जो वोल्टेज मिलेगा वो इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में यानी कि इस डायरेक्शन में, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स ईएमएफ। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स ईएमएफ हमें इस डायरेक्शन में मिलेगा, उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। तो इसी तरीके से हम यहाँ पे दिखा सकते हैं, ये देखिए यहाँ पे मैग्नेट्स की डायरेक्शन ये है, फ्लूइड फ्लो की डायरेक्शन ये है, और इलेक्ट्रोड जो लगाए हैं वो उसके भी इन दोनों के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में लगाए हैं। ठीक है, जो इलेक्ट्रोड्स लगेंगे वो इन दोनों के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में लगेंगे। पेयर ऑफ इलेक्ट्रोड्स आर लोकेटेड ऑन द चैनल वॉल एट राइट एंगल टू द मैग्नेटिक फील्ड। तो जो ये पेयर ऑफ इलेक्ट्रोड एनोड और कैथोड हमने लगाए हुए हैं चैनल वॉल्स पे, वो राइट एंगल होने चाहिए मैग्नेटिक फील्ड और फ्लो डायरेक्शन। इलेक्ट्रोड्स कनेक्टेड थ्रू एन एक्सटर्नल सर्किट टू डिलीवर पावर टू ए लोड कनेक्टेड टू इट। ठीक है, इसको इलेक्ट्रोड्स को क्या करेंगे, इलेक्ट्रोड्स पे जब एनोड और इलेक्ट्रॉन्स इकट्ठे हो जाएंगे कैथोड पे तो उसको एक्सटर्नल सर्किट से कनेक्ट कर देंगे ताकि जो करंट है वो लोड में फ्लो होने लगे। जो भी उसमें लोड लगाया है, इधर कोई बल्ब हो सकता है, कोई फैन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। इलेक्ट्रोड्स इन द एमएचडी जनरेटर परफॉर्म्स द सेम फंक्शन एज ब्रशेस इन कन्वेंशनल डीसी जनरेटर। ये वाला पॉइंट देखिए, इसमें अभी कन्वेंशनल जो डीसी जनरेटर हमने देखा उसमें हमने क्या किया था, रिंग्स के साथ में कनेक्ट कर दिए थे ब्रशेस, कार्बन ब्रशेस उसके साथ कनेक्ट कर दिए थे, जहां से जो इलेक्ट्रॉन है वो कॉइल के मीडियम से पहले रिंग्स में आते हैं, स्प्लिट रिंग में डीसी जनरेटर में, और फिर उस स्प्लिट रिंग से चले जाते हैं कार्बन ब्रशेस में, और कार्बन ब्रशेस से वो फ्लो होते हैं एक्सटर्नल सर्किट में। तो जो कार्बन ब्रशेस का काम है करंट को कॉइल से लेके एक्सटर्नल सर्किट में भेजने का काम, वही काम यहाँ पे इलेक्ट्रोड्स करते हैं। करंट को, जो करंट प्रोड्यूस हुई या जो इलेक्ट्रॉन यहाँ से बाहर निकले उसको एक्सटर्नल सर्किट में फ्लो कराने का काम करते हैं इलेक्ट्रोड्स, जो वहां पे ब्रश ये काम करते हैं। तो दिस इज द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ मैग्नेटो हाइड्रोडायनेमिक्स एमएचडी जनरेटर। तो इसी के बेसिस पे बन जाता है हमारा जनरेटर। ठीक है, इसी के बेसिस पे बन जाता है जनरेटर। तो इतना ज्यादा हाई टेम्परेचर, अब वर्किंग तो समझ में आ गई। अब देखते हैं चैलेंजेस क्या क्या है। चैलेंजेस ये हैं कि जो गैस जो है, कोई भी गैस जो हम लेते हैं उसको आयनाइज्ड करने के लिए, उसको प्लाज्मा के फॉर्म में बनाने के लिए बहुत ज्यादा टेम्परेचर, लगभग 3000 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा टेम्परेचर चाहिए।
3000 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा टेम्परेचर चाहिए, तो इसके लिए हमें हीट ऐड करनी पड़ेगी जो भी हम सब्सटेंस लेते हैं। तो हीट ऐड करने से अच्छा हम क्या करते हैं, यहाँ पे जो गैस हमें लेनी है उसकी जगह पे हम कंबशन प्रोडक्ट्स ले लेते हैं। किसी फ्यूल का कंबशन करा देते हैं एयर के साथ में, और जो कंबशन होगा तो वो जो कंबशन प्रोडक्ट्स निकलेंगे वो वैसे ही हाई टेम्परेचर पे होंगे। तो उस हेल्प से हम क्या करते हैं, किसी फ्यूल और एयर को साथ में लेके उसका कंबशन करा देते हैं। कंबशन से जो हीट रिलीज होती है उससे गैसेस का टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है, और उतना ज्यादा इंक्रीज कर लेते हैं ताकि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो गैसेस से निकल के बाहर आने लगे, यानी कि वो जो कंबशन प्रोडक्ट्स है या जो गैसेस हैं वो आयोनाइज्ड फॉर्म में आ जाए। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, फ्यूल का यूज करते हैं और एयर का यूज करते हैं कंबशन। कंबशन करने के बाद जो हीट प्रोड्यूस होती है उससे हम आयोनाइज्ड गैस को प्रोड्यूस कर लेते हैं। ठीक है, अब किसी भी रिएक्शंस में कैटलिस्ट जैसे काम करते हैं, रिएक्शन में पार्ट नहीं लेते हैं लेकिन रिएक्शंस की जो रेट है उसको इंक्रीज कर देते हैं, या जो रिएक्शन का जो टेम्परेचर, जिस टेम्परेचर पे वो होनी है उस टेम्परेचर को डाउन कर देते हैं। उसी तरीके से जो आयोनाइज्ड गैस, आयोनाइज्ड होने का मतलब क्या है कि उसकी कंडक्टिविटी बढ़ाना। जो गैस है उसकी कंडक्टिविटी बिल्कुल ना के बराबर होती है, लेकिन जब वो आयोनाइज्ड फॉर्म में आ जाती है, यानी कि उसमें से इलेक्ट्रॉन्स बाहर आ जाते हैं, तो उसकी कंडक्टिविटी बहुत ज्यादा हाई हो जाती है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, और जो गैस आयोनाइज्ड है वो लगभग 3000 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा टेम्परेचर पे होती है। तो उसी के लिए हम कैटलिस्ट की तरह यहाँ पे एक सीडिंग एलिमेंट या सीड पार्टिकल्स का यूज करते हैं, जो यही काम करते हैं जो कैटलिस्ट करते हैं केमिकल रिएक्शंस में। ये क्या करते हैं कि इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी जो 3000 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा पे इंक्रीज हो रही थी, या जो आयन, जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो 3000 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर से ज्यादा टेम्परेचर पे बाहर आ रहे थे गैसेस से, उस टेम्परेचर को डाउन कर देते। अब लगभग 2700, 2800 या 2600 इस इतने टेम्परेचर पे ही जो गैस है वो प्लाज्मा में कन्वर्ट हो जाती है, या गैस जो है वो आयोनाइज्ड गैस में कन्वर्ट हो जाती है। तो कंबशन के साथ में हम कुछ सीडिंग एलिमेंट साथ में डाल देते हैं, इधर पोटेशियम और सीजियम। ये दो एलिमेंट्स का यूज किया जाता है, पोटेशियम या फिर सीजियम। तो ये दो सीडिंग एलिमेंट्स को कंबशन के साथ में मिक्स करा देते हैं, और इसकी वजह से जो गैस है वो कम टेम्परेचर पे ही आयोनाइज्ड हो जाती है। बहुत कम परसेंटेज, सिर्फ 1% सीडिंग अगर हम इसमें कर देते हैं, तो वो 1% जो सीडिंग है लगभग 90% इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी गैस की इंक्रीज कर देती है, सिर्फ 1% सीडिंग से। तो बहुत कम अमाउंट में एक सीडिंग एलिमेंट हम इसके साथ में अगर यूज करते हैं, इधर पोटेशियम और सीजियम, तो उसकी वजह से 2600 टू 2800 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे ही जो गैस है वो आयोनाइज्ड गैस या प्लाज्मा में कन्वर्ट हो जाती है। तो दैट इज द वर्किंग ऑफ MHD जनरेटर। ठीक है, और इसको अगर हम पूरा सर्किट के हिसाब से देखें तो किस तरह से काम करता है, देखो पहले हम कोई फ्यूल लेंगे, और उस फ्यूल को कुछ कोल ले सकते हैं या कोई अदर टाइप का फ्यूल, कोई गैस ले सकते हैं, कोई पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, नेचुरल गैस ले सकते हैं। उस फ्यूल को और एयर को लेके जाते हैं कंबशन चैम्बर में। अब देखिए, क्योंकि हमें बहुत ज्यादा हाई अमाउंट ऑफ हीट की जरूरत है, बहुत ज्यादा अमाउंट ऑफ हीट की जरूरत है, इसलिए हम एयर को, और वेलोसिटी भी इंक्रीज करनी है, तो इसलिए एयर को पहले कंप्रेसर से कंप्रेस कर लेते हैं, और कंप्रेसर से कंप्रेस एयर को करने के बाद में उसको एयर प्री हीटर से, एयर प्री हीटर के थ्रू हीट भी कर लेते हैं, क्योंकि ज्यादा टेम्परेचर पे एयर रहेगी तो ज्यादा टेम्परेचर प्रोड्यूस होगा, हमें बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर यहाँ पे चाहिए होता है। अब देखिए, जो टेम्परेचर है लगभग 2600 डिग्री सेल्सियस या 28 डिग्री सेल्सियस या 3000 डिग्री सेल्सियस, तो नॉर्मल फर्नेस जो होती है उसमें बड़ी आसानी से अचीव किया जा सकता है, इतना टेम्परेचर में कोई इशू नहीं है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, कंप्रेसर का यूज करते हैं प्रेशर इंक्रीज करने के लिए, और एयर प्री हीटर का यूज करते हैं उसका टेम्परेचर को इंक्रीज करने के लिए, एयर के टेम्परेचर को। तो ज्यादा टेम्परेचर पे एयर को, जैसे बॉयलर में भी हम यूज करते हैं एयर प्री हीटर का, उसी तरीके से आप समझ सकते हैं यहाँ पे एक एक बॉयलर की तरह ही इसको समझ सकते हैं। लेकिन यहाँ पे जो भी कंबशन प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस होंगे फर्नेस में, बॉयलर की जो फर्नेस में कंबशन प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस होंगे, उसको, उसकी हीट को ट्रांसफर नहीं करेंगे वाटर को, उसको डायरेक्टली सप्लाई कर देंगे MHD डक्ट में। तो एयर प्री हीटर पहले उसको एयर को कंप्रेस करेंगे, देन एयर प्री हीटर से उसको हीट करके, और फिर इसमें हम सप्लाई कर देंगे कंबशन चैम्बर।
तो कंबस्टर, ये कंबस्शन चैम्बर में इधर से कोल आएगा, ठीक है, यहाँ से जो एयर है वो कंप्रेस्ड और उसका जो टेम्परेचर इंक्रीज होने के बाद एयर आ जाएगी, और यहाँ से इसी में सप्लाई कर देंगे एक सीडिंग एलिमेंट। सीडिंग एलिमेंट कंबस्शन चैम्बर में भी ऐड कर सकते हैं और इस नोजल में भी ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ से क्या होगा, जो गैस है वो हाई टेम्परेचर प्रोड्यूस होगा और वो आयोनाइज्ड फॉर्म में आ जाएगी। फिर नोजल का यूज करेंगे उसकी वेलोसिटी को इंक्रीज करने के लिए, और हाई वेलोसिटी जो ये आयोनाइज्ड गैसेस हैं इसको एमएसडी डक्ट में फ्लो करा देंगे, जहाँ पे एक मैग्नेटिक फील्ड लगा होगा नॉर्थ और साउथ। मैग्नेट की हेल्प से यहाँ पे एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस किया हुआ होगा, और इस मैग्नेटिक फील्ड में जब ये आयोनाइज्ड गैस हाई वेलोसिटी से फ्लो होगी तो यहाँ पे दो इलेक्ट्रोड लगा दिए हमने, कैथोड और एनोड, और इन दोनों इलेक्ट्रोड्स में क्या होगा, वोल्टेज जनरेट होगा। और वो वोल्टेज कैसा होगा, डीसी। क्यों होगा डीसी, क्योंकि एक ही डायरेक्शन में गैस जो है वो फ्लो हो रही है, ठीक है। अगर रोटेटिंग एलिमेंट्स होता है लाइक कॉइल, तो उसकी जो डायरेक्शन है वो हर हाफ रिवॉल्यूशन में चेंज होती रहती है, जिसकी वजह से अल्टरनेटिंग करंट मिलता है, तो वहां पे करंट की डायरेक्शन भी चेंज होती रहती है। लेकिन यहाँ पे क्योंकि जो कंडक्टिंग मटेरियल है या कंडक्टिंग फ्लूइड है वो एक ही डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, इसी वजह से करंट भी एक ही डायरेक्शन में फ्लो होती है, और एक ही डायरेक्शन में अगर करंट फ्लो होती है तो उसको बोलते हैं डीसी करंट। और ये डीसी करंट को फिर किसी इन्वर्टर की हेल्प से हम एसी में कन्वर्ट करके आगे यूज कर लेते हैं पावर प्लांट में, पावर प्लांट के थ्रू, या जो भी यहाँ पे इसको एसी में कन्वर्ट करके जो भी रिक्वायरमेंट है उसमें यूज कर लेते हैं, ठीक है। उसके बाद अब देखिए जो प्रॉब्लम इसमें ये है कि जो आयोनाइज्ड गैस है उसमें सीडिंग करने के बाद लगभग 2400 लगभग 2600 टू 2800 डिग्री सेल्सियस पे वो आयोनाइज्ड फॉर्म में आ जाती है, और उसकी जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी है वो लगभग 90% इंक्रीज हो जाती है। 90% जो उसकी कंडक्टिविटी है वो 1% सीडिंग से हमें मिल जाती है। लेकिन टेम्परेचर जैसे जैसे डाउन होता है उसकी कंडक्टिविटी धीरे धीरे डाउन होती रहती है। तो 2600 से 2800 तक तो ठीक है, और ऊपर ज्यादा जितना टेम्परेचर जाएगा 3000 उतनी ही जो कंडक्टिविटी है वो इंक्रीज होती रहेगी। लेकिन 90% लगभग हमें मिल जाती है 2800 तक ही, तो फिर उससे और ज्यादा टेम्परेचर इंक्रीज करने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो लेकिन टेम्परेचर जैसे जैसे डाउन होता रहता है तो इसकी जो कंडक्टिविटी है वो कम होती रहती है, और 2000 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर के नीचे इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑलमोस्ट ना के बराबर हो जाती है। इसका मतलब जब इस डक्ट से ये जो आयोनाइज्ड गैसेस हैं वो फ्लो हो रही हैं, उस समय इसका टेम्परेचर लगभग 2500 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा ही होना चाहिए। फिर वो आगे जाते जाते कूल होते होते लगभग 2200 या 2300 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है, और 2000 के नीचे तो कभी नहीं जाता। तो अब आप सोचिए कि मिनिमम से मिनिमम टेम्परेचर जो इस डक्ट के एग्जिट पे मिलेगा वो 2000 डिग्री सेल्सियस तो हो गई। इस डक्ट के, एमएसडी डक्ट के बाहर जब ये गैसेस आएंगी तो उसका जो टेम्परेचर होगा वो लगभग 2000 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होगा, और इतने ज्यादा टेम्परेचर होने पे उस गैसेस को डायरेक्टली एटमॉस्फेयर में भेज देना तो हीट का लॉस हो जाएगा, बहुत ज्यादा लॉस हो जाएगा हीट का। तो हम करते क्या है कि उस हीट को आगे यूज कर लेते हैं। तो यहाँ पे जो एमएचडी जनरेटर हैं या एमएचडी जो भी प्लांट हैं वो यूज किए जाते हैं स्टीम पावर प्लांट के साथ में, क्योंकि इतने ज्यादा हाई टेम्परेचर पे वो कंबशन प्रोडक्ट्स एमएचडी डक्ट से बाहर आ रहे हैं, तो उस डक्ट को एटमॉस्फेयर में उस कंबशन प्रोडक्ट्स को ऐसे ही एटमॉस्फेयर में छोड़ देना बहुत ज्यादा हीट का लॉस होगा। और अगर हम सिर्फ एमएचडी जनरेटर की इफिशियंसी की बात करें तो वो लगभग 10 to 20% होती है। क्यों? क्योंकि हमने 28 डिग्री सेल्सियस तक उसको हीट किया, और 2000 डिग्री सेल्सियस के नीचे तो वो इनइफेक्टिव है। तो इतने ज्यादा जो हम यूज कर पाए उसको 2800 से सिर्फ 2200-2300 डिग्री सेल्सियस तक ही हम उसको यूज कर पाए। उसके नीचे का जो टेम्परेचर हमें मिला डक्ट के बाहर वो अगर हम वेस्ट कर देंगे तो इसकी जो इफिशियंसी है वो लगभग 10 to 20% ही रह जाएगी। लेकिन जो कंबशन प्रोडक्ट्स बाहर आ रहे हैं उसके पास अभी भी इतनी हीट है कि वो एक थर्मल पावर प्लांट को रन कर सकता है। तो हम क्या करते हैं, वो जो हीट बाहर आ रही है उसको हम यूज कर लेते हैं वाटर को स्टीम में कन्वर्ट करने में, और एक अलग से दूसरी साइकिल चला देते हैं जिसमें हम एक थर्मल पावर प्लांट को रन करा लेते हैं। ये हम दो तरीके से करते हैं, आइदर ओपन ओपन सिस्टम में भी यूज करते हैं और क्लोज सिस्टम में भी यूज करते हैं, उसको हम अभी आगे डिस्कस करेंगे। तो यहाँ से जो भी बाहर आ रहा है कंबशन प्रोडक्ट जिनका टेम्परेचर लगभग 2000 टू 2200 डिग्री सेल्सियस के आसपास में है, तो उससे हम क्या करते हैं, पहले तो ये जो एयर यहाँ पे सप्लाई की थी हमने, इसमें एक हाई टेम्परेचर एयर प्रीहीटर लगाते हैं यहाँ पे।
पहले हाई टेम्परेचर प्रीहीटर लगाएंगे और हाई टेम्परेचर प्रीहीटर में एयर को बहुत ज्यादा टेम्परेचर तक हीट करने के बाद फिर कंबशन चैम्बर में लेके जाएंगे। और उसके बाद जो एयर हमें मिलेगी उसका टेम्परेचर अभी भी काफी ज्यादा होगा, तो उसके बाद में लगा होगा एक सुपर हीटर, ये जो यहाँ से निकल रही है, एक लगा होगा सुपर हीटर, देन उसके बाद में होगा इवेपोरेटर, एंड देन उसके बाद में होगा इकोनोमाइजर। ठीक है, क्योंकि टेम्परेचर कम होता चला जाएगा धीरे धीरे, सुपर हीट करने के लिए बहुत ज्यादा टेम्परेचर चाहिए, इसलिए पहले सुपर हीटर होगा, उसके बाद इवेपोरेटर, उसके बाद इकोनोमाइजर। तो इकोनोमाइजर का फंक्शन तो ये सिर्फ वाटर को प्री हीट करना होता है, उसका टेम्परेचर इंक्रीज करना होता है। इवेपोरेटर का फंक्शन क्या होता है, उसको फेस चेंज करना, वाटर को स्टीम में कन्वर्ट करना। और सुपर हीटर का फंक्शन क्या होता है, उसको सुपर हीट करना। ठीक है, तो एयर पहले हाई टेम्परेचर एयर प्रीहीटर होगा जो एयर को प्रीहीट करेगा और वो एयर जाएगी कंबशन चैम्बर में। उसके बाद होगा सुपर हीटर, फिर इवेपोरेटर और फिर इकोनोमाइजर, ये तीन होंगे। और इस इकोनोमाइजर के बाद ये जो कंबशन प्रोडक्ट्स हैं जब बाहर आएंगे तो यहाँ पे एक और प्रीहीटर होगा जिसको बोलेंगे लो टेम्परेचर एयर प्रीहीटर। तो पहले उस लो टेम्परेचर एयर प्रीहीटर से एयर का टेम्परेचर इंक्रीज होगा, फिर उसके बाद इस हाई टेम्परेचर एयर प्रीहीटर में जाएगा और उसके बाद कंबशन चैम्बर में जाएगी जो एयर है। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, लो टेम्परेचर एयर प्रीहीटर होगा और उस लो टेम्परेचर प्रीहीटर के बाद में होगी सीड रिकवरी। सीड रिकवरी का क्या मतलब है, सीड रिकवरी का मतलब ये है कि जो सीडिंग एलिमेंट हमने यहाँ कंबशन चैम्बर में डाला था वो रिएक्शन में पार्ट तो ले नहीं रहा, वो सिर्फ क्या काम कर रहा है, कम टेम्परेचर पे गैस को आयनाइज कर रहा है, उसका काम खत्म हो गया एमएसडी डक्ट के बाहर आने के बाद। अब अगर हम उसको ऐसे ही एटमॉस्फेयर में छोड़ देंगे तो जो सीडिंग एलिमेंट है वो एयर पोल्यूशन क्रिएट करेगा। इसलिए हम क्या करेंगे, एक फिल्टर लगा के या एक इलेक्ट्रिक प्रेसिपिटेटर लगा के उस सीडिंग एलिमेंट को यहाँ उस कंबशन प्रोडक्ट से अलग कर लेंगे और उसको वापस सप्लाई कर देंगे कंबशन चैम्बर को। तो सीड, इसको बोलते हैं सीड रिकवरी। जो सीडिंग एलिमेंट हमने डाला था उसको रिकवर करके हमने उसको वापस सप्लाई कर दिया कंबशन चैम्बर। ठीक है, तो उसका जो फंक्शन है वो रिएक्शन में पार्ट लेना तो है नहीं, तो वो कंज्यूम नहीं होता है, इसलिए वापस हम उसको उस गैसेस से बाहर निकाल के वापस सप्लाई कर देते हैं। डायरेक्टली उसको एटमॉस्फेयर में नहीं छोड़ते हैं क्योंकि वो पॉल्यूशन क्रिएट करता है। और उसके बाद में जो है वो प्योरीफायर होगा जिसमें से नाइट्रोजन और सल्फर के जो ऑक्साइड्स हैं उनको बाहर निकाल के और फिर उसको चिमनी के थ्रू छोड़ देते हैं। तो इस तरीके से काम करता है एमएसडी जनरेटर। अब क्या हुआ, यहाँ पे जो इफिशियंसी है हमें मिल गई लगभग 10 to 20%, बाकी स्टीम पावर प्लांट में हमने उसको यूज कर लिया लगभग 40% इफिशियंसी। तो जो कंबाइंड इफिशियंसी हमें यहाँ पे मिलती है वो लगभग 60% के आसपास में मिल जाती है। अगर इसको स्टीम पावर प्लांट के साथ में यूज करते हैं तो जो इफिशियंसी है वो लगभग 60% के आसपास मिल जाती है। लेकिन अगर इसको सिंगल यूज करेंगे तो 2000 डिग्री सेल्सियस पे जो डक्ट से बाहर आने वाले आयोनाइज्ड गैसेस हैं वो किसी यूज की नहीं रहेंगी। इतनी ज्यादा हीट अगर हम वेस्ट करेंगे, उसको लूज कर देंगे, तो जो इफिशियंसी है वो बहुत डाउन हो जाएगी। तो कंबाइंडली इसको स्टीम पावर प्लांट के साथ में यूज किया जाता है जहां पे जो इफिशियंसी है लगभग 60% के आसपास में मिल जाती है। अब यहाँ पे सबसे बड़ा सवाल ये है कि ये नोजल का क्या फंक्शन है, नोजल को क्यों यहाँ पे लगाया जा रहा है। ठीक है, तो नोजल का काम क्या है, नोजल का काम ये है कि जो वेलोसिटी है उसको इंक्रीज करना है। क्योंकि देखो जो इलेक्ट्रिक जनरेटर है उसमें कॉइल घूम रही है, तो कॉइल घूम रही है, वो कॉइल कनेक्टेड है किसी शाफ्ट के साथ में और उस शाफ्ट को हम बहुत तेजी से घुमाते हैं, बहुत तेजी से घुमाते हैं विद द हेल्प ऑफ ए टरबाइन। टरबाइन जितनी तेजी से घूमता है उतनी तेजी से जनरेटर की कॉइल भी रोटेट करती है, जितनी तेजी से जनरेटर की कॉइल रोटेट करती है उतना ज्यादा वोल्टेज जनरेट होता है। ठीक है, अगर सिर्फ थोड़ा सा घुमाने से ही सफिशिएंट वोल्टेज जनरेट होता तो हाथ से घुमा के इलेक्ट्रिकल जनरेटर से बिजली नहीं बना लेते। तो इसका मतलब कि जो वेलोसिटी है वो भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कितनी वेलोसिटी से जो कंडक्टर है वो मूव कर रहा है वो भी इंपॉर्टेंट है, और उसी के बेसिस पे होता है पावर जनरेशन। तो पावर जनरेशन, पावर जनरेटेड पर यूनिट लेंथ बाय एमएचडी जनरेटर कितना होता है, सिग्मा वी वी स्क्वायर अपॉन रो, जहाँ पे सिग्मा है इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। अगर इसकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी कम होगी, जो गैस यहाँ पे फ्लो कराया है या जो कंडक्टर हम फ्लो करा रहे हैं, तो भी आपका जो पावर जनरेटेड है वो कम हो जाएगी। इसलिए जनरली जो कॉइल है वो कॉपर की बनी होती है क्योंकि कॉपर की कंडक्टिविटी ज्यादा होती है। ठीक है, और इसमें हमने सीडिंग इसलिए करी ताकि कम टेम्परेचर पे हमें ज्यादा कंडक्टिविटी गैस की मिल जाए, तो लगभग 90% कंडक्टिविटी हमें यहाँ पे मिल जाती है, सफिशिएंट। वी इज द फ्लूइड वेलोसिटी। देखो जितनी तेजी से जो
कंडक्टिंग मटेरियल है, कंडक्टिंग फ्लूइड है, वो जितनी ज्यादा वेलोसिटी से मूव करेगा उतनी ही ज्यादा पावर जनरेट होती है। इसीलिए यहाँ पे नोजल लगाया गया है। और नोजल क्या करता है, प्रेशर एनर्जी को कन्वर्ट करता है काइनेटिक एनर्जी में। तो इसका मतलब प्रेशर एनर्जी होनी चाहिए, उसके लिए पहले कंप्रेसर लगाया गया। तो पहले कंप्रेसर से कंप्रेस होती है, उसकी प्रेशर एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं ताकि कंबशन प्रेशर इंक्रीज करने का एक और रीजन ये भी है कि यहाँ पे कंबशन बहुत अच्छे से हो जाता है अगर उसका प्रेशर बढ़ा देते हैं तो। ठीक है, प्रेशर टेम्परेचर जो है वो दोनों पहले से एयर का बढ़ा के लेके आते हैं, कोल सप्लाई करते हैं, उसका कंबशन कर लेते हैं। तो प्रेशर एनर्जी उसके पास ऑलरेडी अवेलेबल है, तो नोजल में उसको एक्सपेंड करके वेलोसिटी में कन्वर्ट कर लेते हैं, क्योंकि जितनी ज्यादा वेलोसिटी होगी फ्लूइड की उतनी ही ज्यादा पावर जनरेट होगी। एंड देन V इज द मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी एंड रो इज द फ्लूइड डेंसिटी। फ्लूइड की डेंसिटी अगर कम होगी तो ये तो देखो इनवर्स में है ना, नीचे की तरफ है, फ्लूइड की डेंसिटी कम होगी तो पावर ज्यादा जनरेट होती है, इसलिए हम गैसेस का यूज करते हैं। समटाइम्स लिक्विड मेटल्स का भी यूज कर लेते हैं, लेकिन ज्यादातर इसमें जो गैसेस हैं आयोनाइज्ड गैसेस उनका यूज करते हैं। ठीक है, किसी भी गैस का चाहे कंबशन प्रोडक्ट्स हो सकता है या कोई इनर्ट गैस हो सकती है, तो कोई भी गैस होगी उसकी जो डेंसिटी है वो कम होगी, नीचे रिवर्स में है तो पावर ज्यादा जनरेट होगी। बी इज द मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी। मैग्नेटिक फ्लक्स की जितनी ज्यादा डेंसिटी होगी उतनी ज्यादा पावर हमें यहाँ पे मिल जाएगी। तो इस तरीके से काम करता है एमएचडी जनरेटर, मैग्नेटो हाइड्रोडायनेमिक्स। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे कि इसको पावर स्टीम पावर प्लांट के साथ में कैसे कंबाइन करते हैं। तो वो दो तरीके से करते हैं, एक तो होता है ओपन सिस्टम और दूसरा होता है क्लोज सिस्टम। तो इसको हम आगे डिस्कस करेंगे, अभी इस लेक्चर में बस इतना।